ओके, हमारा न्यू टॉपिक है स्ट्रेन गॉज ट्रांसड्यूसर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। साहिल ठाकुर, कैमरा ऑन करो। साहिल ठाकुर, हाँ जी। अभी हमने ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसकी टाइप्स। तो पहला आता है वेरिएबल टाइप ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज ट्रांसड्यूसर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। करणप्रीत, कैमरा ऑन करो। हाँ जी। तो सबसे पहला आज जो हमने टाइप पढ़ना है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल आती है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है जिसका काम क्या है, वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस में चेंज कर देता है। मतलब अगर मैकेनिकली उसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो वो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो इनपुट पे अगर मैकेनिकल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट आई है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आप नीचे देख रहे हो दिस इज स्ट्रेन गॉज। ये होता क्या है, बहुत ही थिन मटेरियल से बना होता है, बहुत ही थिन वेफर लाइक डिवाइस है। और इसको हम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि हम उस मटेरियल का स्ट्रेन, मतलब उस पे कितना स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो ना, कितना प्रेशर। जोर, हाँ प्रेशर कह सकते हो, कितना प्रेशर या कितना जोर उस मटेरियल के ऊपर पड़ रहा है, जिसको हमने मेजर करना है, उसके साथ हम इस स्ट्रेन गॉज को अटैच कर देते हैं। देखने में देखो ये इस तरह का होता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, लॉर्ड केल्विन ने पहला रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया था स्ट्रेन और रेजिस्टेंस में। जितना स्ट्रेन पड़ेगा उतनी रेजिस्टेंस हमारी चेंज होगी। उसके बाद 1930s में चार्ल्स कैन्स ने यूज देखा कि जो हमारी रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉजेस हैं उसका वाइब्रेटरी स्ट्रेन, अगर वाइब्रेशन के साथ जो स्ट्रेन पड़ता है उसके साथ कितनी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। देन ऐसे 37 और 38 और उसके बाद 52 में प्रिंटेड सर्किट वर इमर्जिंग, जिसमें हमने अभी लास्ट देखा है जो पिक्चर, उस पर प्रिंटेड सर्किट बना हुआ है, जिससे क्या होता है स्ट्रेन गॉज को developed the idea of making a strain gauge by etching the pattern for the gauge from a thin foil। उसने क्या किया, थिन फॉइल से एक प्रिंटेड पैटर्न बना दिया, जो हमने लास्ट में पिक्चर देखी है इस तरह की। अब इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो ध्यान से देखो इसमें क्या है। ये स्ट्रेन गॉज का स्ट्रक्चर है जिसमें इन बिटवीन ये जो आप लाइंस देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। और ये जो लास्ट में ऊपर देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम एंड लूप्स। ये जो ऊपर वाली है दिस इज एंड लूप्स, और ये जो बीच में है दिस इज ग्रिड। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो लेंथ आप देख रहे हो दिस इज ग्रिड लेंथ, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसे है इसका। द मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेन गॉज आर फॉइल टाइप्स, ये फॉइल टाइप स्ट्रक्चर है, अवेलेबल इन वाइड वाइड चॉइस ऑफ शेप्स एंड साइज टू सूट अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसकी साइज और शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। दे कंसिस्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ रेजिस्टिव फॉइल विच इज माउंटेड ऑन बैकिंग मटेरियल। अब ये जो मटेरियल है ये एक रेजिस्टिव फॉइल या थिन फॉइल मटेरियल है जिसको हमने इस प्रिंटेड सर्किट के ऊपर माउंट किया हुआ है। They operate on the principle that as the foil is subjected to stress, the resistance of foil changes in a defined way। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही इस फॉइल के ऊपर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा
तो उसकी वजह से इस फॉइल की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रेन गॉज को मार्क कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब इसकी वर्किंग कैसे है ध्यान से सुनो। स्ट्रेन गॉज को हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर दिया। आपने फर्स्ट ईयर में व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, और जो लीड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स किया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को हम क्यों यूज करते थे? वेरिएबल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक ऐसा ब्रिज होता है जिसको हमने बैलेंस रखना होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्ट्रेन गॉज को हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर दिया। अब देखो R3 और ये जो रेजिस्टेंस R1 है, इसके बीच में मैंने ये स्ट्रेन गॉज लगा दिया। ठीक है, सो द चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड strain and is measured with Wheatstone bridge। अब इस पूरे सर्किट के ऊपर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है या कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, दैट कैन बी मेजर्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस गॉज के ऊपर जितना स्ट्रेन आएगा उतनी हमारी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगी। सो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने लगाया ही इसीलिए ताकि हम इस स्ट्रेन को मेजर कर सकें। तो जब भी हम स्ट्रेन को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारी रेजिस्टेंस चेंज होगी वो कितनी चेंज होगी, जितना स्ट्रेन आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, किसी को स्ट्रेन गॉज में ना समझ आ रहा हो इसकी वर्किंग तो बताओ, हम इसको कंप्लीट कर लें पहले, फिर डाउट्स लेती हूँ आपके। अब स्ट्रेन गॉज की सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गॉज इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड गॉज फैक्टर, डिफाइंड एज यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस पर चेंज इन लेंथ। अब जब ये स्ट्रेन गॉज के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है तो वो अपनी लेंथ और साइज चेंज कर लेता है। तो अगर हमने इसकी सेंसिटिविटी को मेजर करना है तो सेंसिटिविटी कैसे कैसे मेजर होती है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट। मनजोत आपका कैमरा बंद हो गया, करणप्रीत कैमरा ऑफ हो गया है, रविकांत कैमरा ऑन करो। इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है? चेंज इन आउटपुट मैडम ओवर। मेरा कैमरा ताई हो पा रहा है क्योंकि 15% तो थल्ले हैगा मेरा फोन चार्ज तो है, इस बेटा ये करके आपकी कैमरा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फोन को चार्ज करके रखना। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। सेंसिटिविटी होती है चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट। अब इसमें आउटपुट क्या है? रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, और इनपुट क्या है? जितना स्ट्रेन पड़ रहा है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया डेल्टा R अपॉन R, मतलब जितना हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आया, अपॉन डेल्टा L अपॉन L, जितना हमारी लेंथ में चेंज आया स्ट्रेन डालने से। सो दिस इज सेंसिटिविटी। गॉज फैक्टर जो है उसमें पॉइजन रेशियो, जिसको हम रो बोलते हैं, उससे ये रिलेट करता है। यानी के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1+2 म्यू। ये जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। आपको इसकी वर्किंग क्लियर हुई? काम कैसे कर रहा है ये पता लगा? यस मैम। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या हैं? इसकी जो वर्किंग है वो मैकेनिकल पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब वो जो लेंथ चेंज हुई है स्ट्रेन डालने से उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए उस पर भी डिपेंड करता है। पीजो इलेक्ट्रिक चेंजेस आ गए उस पर भी डिपेंड करता है। और जो इसकी माउंटिंग है वो बॉन्डेड भी हो सकती है, अनबाउंडेड भी हो सकती है। टाइप्स जो है इसकी फॉयल स्ट्रेन भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन भी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है। डिपेंड होता है, डिपेंड करता है किस मटेरियल पे ये काम कर रहा है। अब अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज की बात करते हैं तो इसमें क्या है? ये 2 सेपरेट प्लास्टिक लेयर से बना हुआ है। जो बॉटम लेयर है उस पे रूल्ड स्केल है, ये देखो ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है ये बॉटम लेयर के ऊपर है। और टॉप लेयर पे क्या है? एक रेड एरो बना हुआ है जो पॉइंटर है। ये जो पॉइंटर है दिस इज टॉप लेयर। ये जो नीचे स्केल बना हुआ है दिस इज बॉटम लेयर। One layer is glued to one side of the crack and one layer to the other. As the crack opens, the layers slide very slowly past one another and pointer moves over the scale. The red cross here move on the scale as the crack widens. तो जैसे ही कोई क्रैक आएगा तो ये लेयर जो है ये स्लाइडली, जो लेयर है वो स्लाइडली मतलब बहुत स्लोली एक दूसरे से
पॉइंटर को मूव कराना शुरू कर देगी। अब ये जो पॉइंटर पे आप वैल्यू देख रहे हो, ये किस चीज की वैल्यू आ रही है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेन इस पे कितना पड़ा, यानी क्रैक इसमें कितना आया। क्रैक तभी आता है अगर कोई स्ट्रेन पड़ता है तो वो क्रैक को हम इस पे मेजर कर लेते हैं। इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, जस्ट आपको इसके टाइप्स का ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज में क्रैक की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं हम वो मेजर कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज इस तरह से होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल वायर को स्ट्रेच करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर को खींचते हैं, तो अगर उसकी इलास्टिसिटी से ज्यादा हम उसको खींचेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारी जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगी और थिन होती जाएगी। जब हम किसी भी वायर को खींचते हैं तो वो पतली होती जाती है और नैरो नैरो होती जाती है और लंबाई में लंबी होती जाती है। ऐसे होता है, तो एक टाइम पे जाके वो ब्रेक हो जाती है। तो उसमें क्या है, जैसे ही हम उसको खींचते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी। दैट मीन्स कि स्ट्रेन डाल रहे हैं जब हम उस वायर के ऊपर, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती जाती है। तो वो जितनी रेजिस्टेंस चेंज होगी उस पर हमें डिपेंड पता लग जाएगा कि हमने उस पर स्ट्रेन कितना डाला था। ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज। नेक्स्ट आता है पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज। पीजो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, हमारी वोल्टेज जनरेट होती है जब हम स्ट्रेन डालते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक जो नाम है, इसी के नाम से ही आपको पता है कि पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कि इसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एज आउटपुट आती है जैसे ही हम उस पर स्ट्रेन डालते हैं। तो स्ट्रेन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जितनी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा उतनी स्ट्रेन ज्यादा। ये पीजो इलेक्ट्रिक की फोटो है स्ट्रेन गॉज की, और ये ज्यादा सेंसिटिव और रिलायबल डिवाइसेस होते हैं। जहाँ पे भी पीजो इलेक्ट्रिक का नाम आता है वहां पे वोल्टेज रिलेटेड है उसके। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज। बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर, एज्ड फॉइल, वैक्यूम डिपॉजिट फिल्म और सेमीकंडक्टर बार इज सीमेंटेड ऑन द स्ट्रेन सरफेस। यहाँ पे क्या होता है, एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने फॉइल को वाउंड किया हुआ है, और वो फॉइल जो है वो वायर की भी हो सकती है, एज्ड फॉइल भी हो सकती है, मैकेनिकल डिपॉजिटेड फिल्म भी हो सकती है, सेमीकंडक्टर बार भी हो सकता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट होता है इसको हम बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज बोलते हैं। अनबॉन्डेड में क्या होता है, अनबॉन्डेड स्ट्रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इंसुलेटिंग मीडियम सच एज एयर। हम क्या करते हैं, वायर को स्ट्रेच करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में जिसमें कि एयर है, इंसुलेटिंग मटेरियल जहाँ पे है जैसे कि एयर। वन एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू मूवेबल एलिमेंट। हमने क्या करना है, एक जो वायर है वो फिक्स है, दूसरी वायर मूवेबल एलिमेंट के साथ लगी हुई है। वो मूवेबल एलिमेंट को हम खींचते जाएंगे, जितना उसको खींचेंगे, जितना उस पर स्ट्रेन डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ये हो जाती है अनबॉन्डेड। मतलब देखो बॉन्डेड और अनबॉन्डेड में डिफरेंस क्या है। अनबॉन्डेड में वायर जो है वो उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन बॉन्डेड में वायर जो थी वो उसके ऊपर माउंट की हुई थी। ये देखो यहाँ पे वायर माउंट करी हुई है, लेकिन अनबॉन्डेड में एक वायर मूवेबल है। उसके बाद आता है फॉइल स्ट्रेन गॉज। फॉइल स्ट्रेन गॉज हैज मेटल फॉइल, इस पे मेटल फॉइल लगी हुई है जिसको हमने एच किया हुआ है ग्रिड पैटर्न की तरह एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के ऊपर। ये जस्ट हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे हैं ना उसका स्ट्रक्चर है, कि हम स्ट्रक्चर किसका कैसा है। ये देखो फॉइल है, साथ में हमने वायर्स लगाई हुई थी, इंसुलेटेड वायर्स लगाए। तो फॉइल स्ट्रेन गॉज हैज मेटल फॉइल फोटो एज्ड इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में हमने फॉइल को लगाया हुआ है एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के ऊपर, और उसके साथ ये हमने लीड्स अटैच करी हुई है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज देखने में ऐसा होता है। इस पे अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेन डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज आता है। Semiconductor strain gauge, so-called piezoresistor, are often preferred over foil gauges. Semiconductor strain gauge depend on piezoresistive effects of silicon, germanium और measure। अब आपको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर जो है मटेरियल वो कौन सा होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से ये बना हुआ है, जैसे ही हम इस पे स्ट्रेस डालते हैं वैसे ही इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है।
उसके बाद लास्ट टाइप है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज। फोटो इलेक्ट्रिक गॉज जो है ये बहुत यूजेस अ लाइट बीम, क्योंकि फोटो नाम है, फोटो मींस लाइट, तो इसमें लाइट बीम को हम यूज करते हैं टू फाइन ग्रेटिंग है इसमें, ये देखो ग्रेट बना हुआ है, ग्रेटिंग इसको बोलते हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हो। एंड फोटो सेल डिटेक्टर टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसमें क्या होगा, जितना हम स्ट्रेन डालेंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये बहुत ज्यादा डेलिकेट और कॉस्टली होते हैं। उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है, गॉज लेंथ, नंबर ऑफ गॉज, ये नहीं करना हमने। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ो। एडवांटेज है देयर इज नो मूविंग पार्ट, स्मॉल है, इनएक्सपेंसिव है यानी चीप है। डिसएडवांटेज है नॉन लीनियर है और इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर, और उसके बाद वहां पे लिखा हो सकता, या तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सप्लेन वेरिएबल टाइप ट्रांसड्यूसर वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप, जिसमें आपने स्ट्रेन गॉज को एक्सप्लेन कर देना है, या फिर लिखा आ सकता है एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेन गॉज। तो उसमें आपने स्ट्रेन गॉज होता क्या है ये बताना है, कि स्ट्रेन गॉज से क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है जितना हम स्ट्रेन डालते हैं। उसके बाद जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम किया है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है, कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में स्ट्रेन गॉज को डाल देना है, जितना हम स्ट्रेन डालेंगे उतनी हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। उसके बाद आपने ये वाला एक स्ट्रक्चर बना देना है चिप वाला, जिसमें आपने ये थिन बीच में ग्रिड शो कर देनी है थिन फॉइल मटेरियल की, और ये बता देना है कि स्ट्रेन गॉज देखने में ऐसा होता है। उसके बाद आपने इसके टाइप्स लिख देनी है सिर्फ, जिसमें बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, थिन फॉइल मटेरियल, सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल, ये सब आ जाता है। और आपने जब वर्किंग एक्सप्लेन करनी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डायग्राम बनाना है और ये वाली नोटेशन लिखनी है, के इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये वाला। इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। ये जो हमने मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज ये सब पढ़ा है ना, इसको आप जस्ट दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉज लिख के उसमें मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, थिन फॉइल, सेमीकंडक्टर, पीजो इलेक्ट्रिक, ये सारे स्ट्रेन गॉज लिख के इसको एक एक लाइन में दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना। मेन जो आपने इसकी वर्किंग अगर आ जाती है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो उसमें आपने ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही बनाना है। क्लियर है? ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। जो हमने मैम टाइप्स, स्ट्रक्चर समझा दो। हाँ जी, जो मैंने आपको टाइप्स एक्सप्लेन करी हैं वो जस्ट आपको समझाने के लिए करी है, एग्जाम में इतनी डिटेल नहीं लिखनी। स्ट्रक्चर में बेटे क्या है, स्ट्रक्चर में हमने फॉइल टाइप मटेरियल की बात करी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्ट्रेन गॉज है वो बहुत सारी शेप्स और साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि आपको बताया सेमीकंडक्टर है, पीजो इलेक्ट्रिक है, बॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है, तो ऐसे काफी सारी वैरायटीज में ये अवेलेबल है। ये पैटर्न, अगर हम इस पैटर्न की बात करते हैं तो इस पैटर्न में क्या है, ये बीच में आप देख रहे हो जो, ये इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ये फॉयल मटेरियल से बनी हुई है, रेजिस्टिव फॉयल मटेरियल से ग्रिड बनी हुई है। जब इस ग्रिड के ऊपर स्ट्रेन डलता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखो तो क्या है, सबसे ऊपर ये जो लूप्स हैं जहाँ पे ये ग्रिड जो है इसके बीच में से जो लूप्स निकल रहे हैं एंड में, इसको हमने एंड लूप्स बोल दिया। जो बीच में है इसको ग्रिड शेप बोल दिया। ग्रिड होता है जैसे ये बनी हुई है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड हो गई। अब ये ग्रिड की लेंथ कितनी है उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन वो किया हुआ है, मेजर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो जिसके बीच में ये हमने फॉइल लगाई है उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है जो आउटर केस होता है, जिसको हम बोलते हैं आउटर केस को हम बोल देते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के बीच में हमने ये ग्रिड लगाई हुई है और एंड लूप है, और हमने ग्रिड की लेंथ को मेजर करा है। बस जितना हम स्ट्रेन डालेंगे उतनी यहाँ रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। यही इसका स्ट्रक्चर है। देखो, दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट एज द फॉइल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन, क्योंकि ये फॉइल मटेरियल की बनी है, जितना फॉइल पे स्ट्रेस डालेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ फॉइल चेंजेस इन डिफाइंड वे, उतना इसमें रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है।
आ गया स्ट्रक्चर समझ? यस मैम। मैं कोशिश करूंगी कल इसकी बुक मैं लाइब्रेरी से इशू करवा के आपको दूंगी। आप उस बुक के ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर की फोटोकॉपी करवा लेना। उसमें सेम यही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपने उसकी फोटोकॉपी करवा के एक बार उसको पढ़ना है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, ठीक है मैम। स्ट्रेन गॉज भी इम्पोर्टेंट, तो इसमें मैं बताती जाऊंगी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर करनी है। ट्रांसड्यूसर वाला चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते तैयारी करते टाइम। ठीक है, तो एक बार खुद पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है मैम। और कोई डाउट बेटे? एनीबडी हैव एनी तो अदर डाउट? मैम एक बार वीडियो दोबारा से देख लें फिर पता लगेगा। हाँ, एक बार वीडियो देख लेना। नहीं कुछ समझ आएगा तो कल आना, कल अपने डाउट्स लेके आना। जितनी भी हमने वीडियोस शेयर करी है मैंने, जिस भी टॉपिक में डाउट होगा उसको कल डिस्कस करेंगे टेस्ट के बाद। ठीक है, और असाइनमेंट्स कल लेके आना सब। ओके मैम। मैम प्रैक्टिकल 2 चेक होंगे ना कल? 2 करवा दिए मैंने। हाँ, 2 करवाए, एक लोडिंग इफेक्ट कराया, एक वोल्टेज मेजरमेंट। हाँ 2 है, दोनों चेक होंगे मैम प्रैक्टिकल। आपने कहा था वो। कल सीपीयूसी की लैब है। यस मैम। हाँ 2 प्रैक्टिकल सीपीयूसी के हुए हैं। हाँ जी बच्चे, क्या बोला था मनजोत सिंह? मैम वो आपने करानी थी ना, वो क्या था, इक्वेशन लिखवानी थी आपने, उस दिन कहा था। इक्वेशन? मैम रीडिंग्स। यस मैम, रीडिंग। रीडिंग EIM की है ना वो बेटे, कल तो सीपीयूसी की लैब है। यस मैम। यस मैम। कल अगर टाइम लगेगा तो मैंने एक्चुअली लोडिंग इफेक्ट वाला जो प्रैक्टिकल है ना वो आपको दोबारा परफॉर्म कराऊंगी, क्योंकि आपने उसकी रीडिंग्स मिस कर दी हुई हैं। वो रीडिंग्स जो आप लिख रहे हो वो ठीक नहीं है, वो उस टाइम प्रैक्टिकली वो रीडिंग्स नहीं आई होंगी। तो हम वो वाला लोडिंग इफेक्ट वाला प्रैक्टिकल दोबारा परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए, और उसकी रीडिंग्स जो मैं अब लिखवाऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना। ओके मैम मैम। दो मैं तो नहीं रीडिंग चाहती कटियां कि थी ना मैं खुद जी, एक रीडिंग्स। हाँ R1 ਤੇ R2 ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। हाँ, R1 R2 ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, लेकिन उस प्रैक्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। मैं ਮੈਂ करके ਦੋ ਹੀ देख लिया। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ 9.66 ਸੀ, ਇੱਕ 0.99। 0.8 ਕੁਝ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ब्रेडबोर्ड ਤੇ क्या ਕੀਤਾ करूंगे? ਹੈ। हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। मेरी एक मिनट बात कंप्लीट होने दो बेटे। ब्रेडबोर्ड पे वो प्रैक्टिकल किया था तो ब्रेडबोर्ड पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम उसको एक बार दोबारा परफॉर्म करके देखेंगे। अब जो मैं मेथड से आपको परफॉर्म कराऊंगी वो पिछले मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम दोनों मेथड को देखेंगे कि किस मेथड में हमारी रीडिंग्स प्रॉपर आ रही है। मैंने ऑलरेडी परफॉर्म करके रीडिंग्स नोट कर ली हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं कि मैं अपने आप को रीडिंग्स ऐसे ही नोट करवा दूं। एक बार हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, आप रीडिंग्स नोट करोगे फिर उसको नोट डाउन कियो। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? ठीक है मैम। कल, या अगर कल टाइम लग गया तो कल, नहीं तो परसों। और कल आपको 2:30 बजे छुट्टी हो जानी है, मतलब 2 सवा 2 के बीच ही रात छुट्टी हो जानी है, कल भी और परसों भी। ओके मैम। तो थर्सडे मैम और वो फ्राइडे 2 बजे ऑफ हो जाना है, तो बीच में से आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना काम करने में, तो 2 बजे तक अपने सारे प्रैक्टिकल्स और फाइल्स कंप्लीट कर लेना। मैम वो की जल्दी छुट्टी हो जाएगी कल? वो कोई काम है कॉलेज का। ठीक है, शिवम सोनी रविकांत, अगली बार से फोन चार्ज करके रखना। और मुझे समझ में नहीं आती कि बार बार क्यों कहना पड़ता है वीडियो ऑन करने के लिए। मुझे लगता है मैं ब्लैंक स्क्रीन से ही बात करी जा रही हूँ, बिकॉज ऑनलाइन। अच्छा एक चीज और, आपकी वो आ गई है, एक इंस्ट्रक्शंस आई है, लेटर आई है नीचे से, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी वैक्सीनेशन कंपलसरी है, 2 डोजेस। तो बाकी कॉलेजेस जो हैं वो ऑफलाइन लगने शुरू हो चुके हैं, सिर्फ आपके कॉलेज में आपकी वैक्सीनेशन की वेट हो रही है। और इन केस आपकी वैक्सीनेशन नहीं होती प्रॉपर, तो आप लोगों के जो एग्जाम होंगे वो किसी और कॉलेज में जाके होंगे।
आपको उस कॉलेज में भेजा जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, और वहाँ पे हो सकता है मतलब आपके टीचर्स की ड्यूटी ना लगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी।